हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2023 का जो एग्जाम है 2-3 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ सीडीपी साइकोलॉजी की मैराथन क्लास, जिसमें 30 नंबर की सीडीपी साइकोलॉजी आपकी कवर होने वाली है। ओवरऑल सारे टॉपिक मैंने लिए हैं, 2023 के अकॉर्डिंग सिलेबस लिया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का है ही, और 1 से 2 क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं हमसे उनको पता है, लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह से मैराथन क्लासेस से अपने एस्टेट की प्रिपरेशन की थी। जो 90 नंबर की तैयारी है उसको पूरा किया था, और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी निकला था। और कुछ बच्चे जिनको लेट चैनल के बारे में पता चला था तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो वो बच्चे अब इस चीज़ का जरूर फायदा उठाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मोटिवेट होते हैं हम, और कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, पूरी मेहनत करें, जिससे आपका एस्टेट का एग्जाम निकल जाए। इसी के साथ कुछ लाइंस हैं मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। तो जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स, आज का आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है सीडीपी साइकोलॉजी के अंदर यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आपके पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है प्रसव पूर्व की अवस्थाएं। प्री नेटल स्टेज क्या होती है? तो 9 महीने या 280 दिन का ये समय होता है, प्रसव पूर्व की जो अवस्था जिसको हम कहते हैं। तो समय कितना होता है? 9 महीने या 280 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, डीपली कंटेंट से चीजें निकाली जाती थी। तो अब इस बार देखते हैं थोड़ा चेंज किया है, तो या तो थोड़ा आसानी किया होगा एस्टेट के एग्जाम को, उससे ज्यादा लेवल तो क्या ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा इस बार एस्टेट का एग्जाम थोड़ा इजी आ जाए, लेकिन हम जो है अच्छे से चीजों को करेंगे, बेसिक टू एडवांस करने वाले हैं। कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हमें सारी चीजें पता हो। तो सीडीपी साइकोलॉजी को इस तरीके से इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, ये 2-2.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, इसी से आपकी ओवरऑल चीजें कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं कंप्लीट। तो अगर एक दो टॉपिक कीजिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है या नहीं करनी है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह अवस्था माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, सभी को पता होगा। प्रसव पूर्व की जो अवस्था है उसका समय आपको याद रखना है, यह अवस्था माता के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारी अवस्था है उस पर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी शेष अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन्फेंसी स्टेज इसको बोलते हैं, जन्म से 5 वर्ष तक का समय इसमें होता है। ये जो अवस्था है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ठीक है, छोटा बच्चा है, आप सभी को पता है, जन्म होने के बाद और 5 साल तक बच्चा पूर्ण रूप से जो है अपने माता पिता पर ही निर्भर रहेगा। खाना खिलाएगा, माता पिता ही खाना खिलाएंगे। ठीक है, कपड़े पहनाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे, लेके आएंगे, तो ये सारे काम उनके जो है पेरेंट्स को ही करना पड़ता है। तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वो अपने माता पिता पर ही जो है निर्भर रहेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण कॉपी करके बच्चा का, ठीक है, नकल करके सीखेगा। जो भी घर में हो रहा है उसी चीज को नकल करके बच्चा सीखेगा। ठीक है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है तो आपके बच्चे भी झगड़ालू ही बनेंगे। ठीक है, तो वो भी लड़ाई झगड़े करना सीख जाएंगे। अगर आपका जो परिवार है अच्छे से रहता है तो जो चीज बच्चे देखते हैं तो उसी चीज को कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं और बच्चे सीख जाते हैं। तो 5 वर्ष तक की अवस्था के जो बच्चे हैं अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो इसलिए हमें जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके सामने इस तरह से बिहेव करना चाहिए जिससे कि वो हमसे अच्छी चीजें सीखें, ना कि कुछ गलत सीखें। उसके बाद चलते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसको कहा जाता है। ठीक है, अतार्किक चिंतन होता है, इसमें कुछ भी तार्किक चीजें नहीं होती हैं। तो आप सभी को पता है 5 साल तक का बच्चा है तार्किक चिंतन इसमें करता है। उसके बाद जो इस अवस्था को कहा जाता है खिलौने की अवस्था। ठीक है, खिलौने की आयु इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इसमें कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि एक होती है खेल की अवस्था, ठीक है, और एक होती है खिलौने की अवस्था। तो खेल की अवस्था क्या है, खिलौने की अवस्था क्या है, सारे पॉइंट जो भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं एस्टेट के एग्जाम में, ठीक है, तो वो सारे डाउट आपके इन वीडियो से इस वीडियो से कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो को जरूर वॉच करना, तभी मेरी मेहनत जो है सफल हो पाएगी। तो खिलौने की अवस्था शेष अवस्था को कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो है खिलौनों से खेलता है। अवस्था में जिज्ञासा बहुत पाई, क्यूरियोसिटी देखोगे आप बच्चे में बहुत ज्यादा पाई जाती है। किसी भी चीज को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है कि मम्मी ये कैसे है, पापा ये कैसे है, क्यों है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर होती हैं। 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो अगला जो पॉइंट है, इस अवस्था
अवस्था में आत्म प्रेम, ठीक है, आत्म प्रेम की भावना होती है, तो इस तरह से आत्म प्रेम लिखा जाएगा, ठीक है। आत्म प्रेम की, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है भावना होती है। तो आपको याद रखना है फीलिंग ऑफ सेल्फ लव इसमें होता है, बच्चे अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो इनको जो चीज़ें पसंद है, इनको लगता है वही सब दुनिया को पसंद है, वही चीज़ें हैं और वही गुड है, ठीक है, वही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता जो कि उनको लग रहा है। तो आत्म प्रेम की भावना इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो 5 वर्ष तक के बच्चों के जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो एस्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने लिए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो अवस्था है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बाल अवस्था। बाल अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका जो टाइम पीरियड है आपको याद रखना है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले पॉइंट हमने क्या याद किया था, प्रसवपूर्व की अवस्था, ठीक है, आपको टाइम पीरियड याद रखना है। फिर आपकी 5 वर्ष तक हो गई आपकी शेष अवस्था और अब आ जाएगी आपकी बाल अवस्था, चाइल्डहुड स्टेज इसको कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था होती है और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो रट लेना, क्योंकि एस्टेट में, टीजीटी, पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और टीजीटी में तो पक्का ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, स्टेज ऑफ जो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष, ये पॉइंट मैंने बता दिया है। 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा है इस अवस्था में आता है, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। अब देखो गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है इस अवस्था को, क्योंकि इसमें बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कपड़े गंदे करते हैं। आप देखोगे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो गंदे एक दूसरे को खिलाएंगे, उसके मुंह पे लगाएंगे, मतलब उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक गंदी अवस्था उसकी, कहीं बाहर भी खेलने गए तो कपड़ों को पूरा गंदा करके ले आए हैं, तो इस तरह से इसको एक गंदी अवस्था कहा गया है। तो इसमें बच्चों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो वो पूरे तरीके से इंजॉय के साथ खेलते हैं, तो इसको एक गंदी अवस्था भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो गंदी अवस्था एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कौन सी अवस्था हो जाएगी आपकी, बाल अवस्था हो जाएगी। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, तो आप सभी को पता है, ठीक है। प्राइमरी के बाद जब बच्चा स्टार्टिंग करता है, 6 वर्ष का जो बच्चा है स्कूल जाना स्टार्ट करता है, फर्स्ट जो कक्षा होगी उसकी, तो आरंभिक स्कूल की अवस्था इसको कहा जाता है। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था, इसको देखो तार्किक चिंतन भी इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, खिलौने की जो अवस्था थी वो आपकी शेष अवस्था के अंदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे खेल की अवस्था, खेलों की जो अवस्था है, तो खेलों की अवस्था और खिलौने की अवस्था में आपको कंफ्यूजन जो होगी ना वो क्लियर रखनी है। खिलौने की अवस्था अगर पूछी जा रही तो वो कौन सी अवस्था है, शेष अवस्था है, और खेल की अवस्था आ रही है तो वो कौन सी है, बाल्य अवस्था है, ठीक है। तो उसके अगला जो पॉइंट है आपका, इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था का। अब देखोगे जो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा है वो टोली में, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में खेलना ज्यादा पसंद करता है, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, टोली गैंग की अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो ग्रुप बना के खेलता है बच्चा इस अवस्था में, वो पसंद करता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। उसके बाद जीवन का अनोखा काल, देखो आप सभी को पता है बचपन क्या है, जीवन का अनोखा काल ही होता है, ठीक है। तो ये जो बचपन है 6 से 12 वर्ष तक, देखो 5 साल तक के बच्चे को कुछ ऐसा याद नहीं रहता है, लेकिन 6 वर्ष से और 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, एक मतलब बच्चे की तरह इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी वो जीने की कोशिश करता है, तो हमको भी लगता है कि काश हम बच्चे होते, ठीक है। और वो जो समय होता है कभी लौट के नहीं आता, हम अभी भी याद करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो अनोखा अनोखा काल इसको कहा, और रियल में अनोखा ही काल है, ये कभी हमारे वापस अब नहीं देखने को मिलेगा। उस टाइम पर हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी, ठीक है, अपनी लाइफ की, अपनी फ्यूचर की, किसी एग्जाम की, भाई हाँ। तो लेकिन अब जो है इतनी सारी टेंशन हमारी जिंदगी में है, लेकिन उस समय हम जो करते थे नेक्स्ट डे उसको भूल जाते थे, ठीक है। तो ये जीवन का अनोखा काल होता है। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में अगर पूछ लिया जाए कि जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया है, तो फ्रेंड्स आप टिक कर देना, बाल्यावस्था को कहा गया है, चाइल्डहुड स्टेज इसको कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण करने की आप देखोगे 6 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा है ना, वो संग्रहण मतलब चीज़ों को कलेक्ट करता है। आप देखोगे कार्ड्स हो गए, कंचे हो गए, है ना, और जैसे हम रखते थे बुक्स में वो विद्या बोल के, वो हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इनको कलेक्ट करते थे। तो पैसे हो गए, पैसे कलेक्ट करना, पॉकेट मनी को, है ना, इस तरह से। तो इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है इसमें बच्चा कलेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। तो संग्रहण करता है, स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। तो ये जो प्रवृत्ति है 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे के अंदर होती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे सैफुर्ती की अवस्था कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्मार्ट एज इसको कहा जाता है, यूनिक पीरियड इसको कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो आपके 6 से 12 जो वर्ष के बच्चे होते हैं तो इस अवस्था के अंदर आते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे तो ये मोस्टली ये पॉइंट होने आपको पता होने चाहिए, लेकिन ये आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने साथ में इस तरह से लिखे हैं। उसके बाद लास्ट जो अवस्था रहेगी आपकी वो रहेगी 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था, तो ऑल सेंस, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट, और पीजीटी लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। भाई कठिन काल क्यों कहा गया है इसको, ठीक है। तो बड़ा हो गया बच्चा, अब उसको टेंशन होने लगी कि आगे वो कौन सा कोर्स करेगा, 12th के एग्जाम देगा, मार्क्स अच्छे नहीं तो आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई है जिंदगी में, तो जीवन का
कठिन काल इसलिए इसको कहा गया। तो मैच्योरिटी तो है नहीं, समझ नहीं है, लेकिन अब जैसे कि उसे लगता है तो आंधी तूफान, उलझन, संघर्ष, तनाव, ये सारी चीजें इस अवस्था में आती हैं। तो इसीलिए जीवन का कठिन काल इसको कहा है, उलझन तूफान की अवस्था इसको कहा है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके किशोर अवस्था के अंदर आएंगे। इस जो अवस्था है, सॉरी, ये जो अवस्था है इसमें वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा क्या होगी? वीर पूजा, हीरो वर्शिप, ठीक है। हीरो बनने की जो है भावना इसमें होती है। आप देखोगे जो बच्चे हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं किसी ऐसे हीरो के साथ कि मुझे इसके जैसे बनना है, उसकी तरह रहना, उस तरह बोलना, उसकी तरह एक्टिंग करना, चलना, तो ये सारी चीज़ें कॉपी करना, तो उनके जो आइडियल होते हैं तो वो उसी तरह से बनना पसंद करते हैं। कहते हैं हम इस तरह से बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो हीरो वर्शिप की भावना होती है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। जो चीज़ें उनके सामने नहीं है ना, तो उनके बारे में भी वो लॉजिक लगा सकता है, अमूर्त चिंतन वो कर सकता है, माइंड में ही चीजों को सॉल्व कर सकता है। तो आपको ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके साथ विषमलिंगी आकर्षण क्या है, तो आप सभी को पता है, जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जो लड़का है जो लड़कियों की तरफ आकर्षित होंगे, जो लड़कियां हैं लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। तो इसी को विषमलिंगी आकर्षक इसमें कहा गया है किशोरावस्था में, ठीक है। और स्वर्ण काल या गोल्डन एज इसको कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो स्वर्ण काल इसको कहा है, गोल्डन एज इसको कहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट जो किशोरावस्था से रिलेटेड थे मैंने सारे लिख लिए हैं। आई होप कि आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए इस टॉपिक को करते हैं, इंपॉर्टेंट है स्टेट के एग्जाम के लिए। पहला जो पॉइंट है आप इसी को समझिए, आपका आनुवांशिकता क्या है और आपका इन्वायरमेंट, वातावरण क्या होता है। जब आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसे आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपकी एक पीढ़ी के गुण हैं दूसरी पीढ़ी में आ जाए, जैसे कि आपके जो बच्चे हैं आप पे जाते हैं और आप जैसे हो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो, ठीक है, उनकी तरह बोलते हो, स्वभाव में, शकल में, सूरत में। तो यही जो गुण है, जैसे बोल देते हैं ना कि इसकी आंखें अपनी दादाजी की जैसी हैं और ये तो अपने पापा के जैसा दिखता है, अपनी मम्मी की जैसी दिखती है, तो उन्हीं की छवि है। तो ये क्या है, गुण है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी के गुण। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब वातावरण, एनवायरनमेंट, ये तो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या होता है वातावरण से अभिप्राय, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, ठीक है, जैसे कि घर, स्कूल, पड़ोस, परिवार, भोजन आदि। तो ये सारी चीजें क्या है, एनवायरनमेंट में आती हैं। मानव विकास में इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है भाई, हाँ बिल्कुल है। आपकी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका है आपके जो मानव का विकास हो रहा है उस चीज में। तो आप क्वेश्चन से एक बार ये बना था, ठीक है, विकास डेवलपमेंट क्या है, तो इस तरह से दे रखा था हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, या फिर कुछ और दे दिया। तो आपको याद रखना है, अगर विकास की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की हेल्प से होता है, ठीक है। तो उसमें जो अहम भूमिका निभाते हैं वो आपका जो वातावरण है, ठीक है, और आपकी जो हेरिडिटी है, उन दोनों से ही आपकी जो है विकास होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा कम दिमाग होता है, तो उनके बच्चे भी थोड़े ऐसे ही हो जाते हैं ना। तो उनके बच्चे भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उनमें भी थोड़ा कम दिमाग तो होता है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन होता है बहुत सारे केस में। तो वहाँ पे अगर आप देखें, अगर इन्वायरमेंट बदल दिया जाए, बहुत अच्छा माहौल दिए, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट भी आपका जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो है आपका आनुवांशिक जो गुण है वो भी डिपेंड हो रहे हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए और हेरिडिटी जो है बच्चों में गुण है वो भी अच्छे होने चाहिए, तभी एक अच्छी चीज का विकास होगा। तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। तो विकास अगर पूछा जा रहा है तो किसका है विकास, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट दोनों का ही गुणनफल है। देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एस्टेट के एग्जाम में ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाती है, छोड़नी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस बार डेफिनेशन पूछी जाए या ना पूछी जाए, लेकिन पूछी जाती थी अब तक तो सारी चीज़ें। तो मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैंने जो चीज़ें इन्होंने इस बार बोली हैं उसके अकॉर्डिंग भी चले हैं, और जो लास्ट ईयर होती थी उसके अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे चले हैं। तो डगलस और जो आपके हॉलैंड है, इन्होंने क्या परिभाषा दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी वो समझिए। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्हें अपने माता पिता से या फिर पूर्वजों से अर्जित होती हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये जो विचार थे, ये जो लाइंस थी, ये डगलस और हॉलैंड के द्वारा कही गए थे। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं आती हैं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं, तो ये सारी चीजें शामिल है। अगर ये लाइन देखने को मिलती है और वहां पे आपके पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा कहे गए हैं विचार,
किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो वहाँ पे आपको डगलस और हॉलैंड दिखाई देंगे, तो आपको वहाँ पे उनको टिक कर देना है। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट, जो उनकी डेफिनेशन है आपकी, ये जो डेफिनेशन है आपकी ये है रूथ वेनेटिक के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझ लेना, ये है रूथ वेनेडिक्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या हुआ था, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जो माता पिता से संतान को क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे हैं जो गुण, उनको क्या कह रहे हैं, वंशानुक्रम। तो उन्होंने ये चीज वंशानुक्रम पे, जो हेरिडिटी है ना, उन पे उन्होंने अपने अपने विचार रखे थे। तो रूथ जो बेनेडिक्ट थे, उन्होंने कहा था कि इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम करेंगे। और डगलस हॉलैंड ने कहा था कि वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं, सारी चीजें माता पिता या पूर्वजों से अर्जित हो रही हैं, उन चीजों को हम क्या कहेंगे, वो हम उनको वंशानुक्रम कहेंगे। तो इन्होंने जो वंशानुक्रम पे अपने अपने मत रखे थे, अपने अपने विचार रखे थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जेम्स डेवर। इनके अनुसार माता पिता व शारीरिक व मानसिक जो विशेषताएं हैं, इनके अनुसार जो माता पिता की जो शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण हो रहा है, उन्हीं को ये क्या कह रहे हैं, वंशानुक्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो माता पिता की जो शारीरिक जैसी मानसिक विशेषताएं हैं, ठीक है, तो वो जो गुण है बच्चों में आ रहे हैं, तो वो क्या है, एक वंशानुक्रम है। उसके बाद चलते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था इस चीज के ऊपर, तो वातावरण में भी सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। तो वातावरण में भी सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया। तो इस तरह की अगर लाइन दिखती है, अगर पूछा जाए, तो वुडवर्थ के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो ये कहता है कि इसमें विपरीत गुण देखने को मिलेंगे। ठीक है, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि के जो माता पिता हैं उनके बच्चों में कम बुद्धि हो, या फिर कम बुद्धि वाले जो बच्चे हैं माता पिता हैं सॉरी, उनके बच्चों में अधिक बुद्धि हो, तो विपरीत गुण देखने को मिलेंगे, तो उसको प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पता कैसे आएगा आपका, इस तरह से आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि ये बच्चा है और इसके माता पिता में जो बुद्धि है अच्छी है, ये इस तरह से है, इसमें कम बुद्धि है, तो आप बताइए कौन सा सिद्धांत है। तो वहां पे आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, प्रत्यागमन का सिद्धांत, या फिर बीजमैन का सिद्धांत, ग्रेगर मेडल का सिद्धांत। तो आपको वहां पे ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये प्रत्यागमन में हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यागमन का ये सिद्धांत है जहां पे आपको विपरीत गुण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो तेज बुद्धि के माता पिता होते हैं उनके बच्चे कम बुद्धि के होते हैं, और कम बुद्धि के जो माता पिता हैं उनके बच्चे अधिक बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो करते हैं, गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण जो होते हैं पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर हो, जैसे कि माता पिता पे ना जाए बच्चे, अपने दादा दादी पे चले जाएं, तो वो गाल्टन का सिद्धांत है। ठीक है, तो पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर हो रहे हैं गुण, तो वो कौन सा सिद्धांत हुआ आपका, गाल्टन का सिद्धांत हुआ। ठीक है, जब विपरीत गुण है तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, और जब माता पिता को छोड़ के आपके जो उससे पहली जो पीढ़ी है, जैसे कि दादा दादी के गुण आ गए है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका भी, ये गाल्टन का सिद्धांत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जीव गणना सिद्धांत भी ये कहलाता है, बायोमेट्रिक थ्योरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो गाल्टन का सिद्धांत है इसको हम बायोमेट्रिक थ्योरी भी कहते हैं, तो ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको बायोमेट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। जब आपके जो गुण हैं, बच्चों में जो गुण हैं वो उनसे, उनके माता पिता से ना आके पिछली पीढ़ी से आ जाएं, जैसे कि उनकी जो दादी हैं, दादाजी हैं, ठीक है, उनके गुण उन बच्चों में देखने को मिले, तो वो आपका गाल्टन का सिद्धांत हो जाएगा। कि आई होप, मैं आशा करती हूँ ऐसी कि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं उनको अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहे हैं, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आपका बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन का सिद्धांत क्या होता है, इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये इन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इनके अनुसार माता पिता के जो के प्राप्त जो बीज कोष हैं वो कभी खत्म नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, इसमें क्या होगा, जो बीज कोष है मतलब जो गुण है, अनुवांशिकता है, वो आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, पिछली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरह से निरंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज होती रहती है, जैसे बोल देते हैं ना कि इनके दादा परदादा भी ऐसे ही थे, तो ये चीज इस तरह से है ना। तो वो गुण आपकी जो पिछली पीढ़ी है कंटिन्यूसली आप में, फिर आपके जो बच्चे उनमें, फिर उनके जो बच्चे उनमें, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रेगर मेडल का ही सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, सॉरी ये बीजमैन का सिद्धांत जो है, ग्रेगर मेडल का सिद्धांत और कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेगर मेडल का सिद्धांत क्या कहता है, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। सबसे पहले तो ये है, जो आपके ग्रेगर मेडल जी हैं, इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता था, और इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। तो एक बार इनका ये प्रयोग भी पूछा था, तो आपको लिख देना है, याद रख लेना है कि किस पर प्रयोग किया था, मटर के दानों पर प्रयोग किया था। और आनुवंशिकता के नियम
इन्होंने ही निर्धारित किए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने आपको बताए। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है, गाल्टन का क्या सिद्धांत था, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चों में गुण है वो माता पिता को छोड़कर उनके दादा दादी से प्राप्त हो जाएं। तो वो कौन सा सिद्धांत है, वो गाल्टन का सिद्धांत है, उन्होंने दिया था वो सिद्धांत। बीजमैन का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, और ग्रेगर मेडल का। तो इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपके आनुवांशिकता और वातावरण से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहीं से चीजें पूछ ली जाएंगी। आप बेशक से प्रीवियस क्वेश्चंस लगा के देखना अपनी मर्जी से, आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना टॉपिक वाइज, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक थर्ड करने वाले हैं हम। और ये जो टॉपिक है पर्सनैलिटी। ये इस बार आपके स्टेट के एग्जाम में से स्किप कर दिया ये टॉपिक, पता नहीं क्यों ही किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पर्सनैलिटी जो टॉपिक है मुझे तो लगता है करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते थे। पर अब ये स्किप कराया है तो मैं इस टॉपिक को आपको लास्ट में कराऊंगी। इससे बाद में जो अन्य जो टॉपिक्स हैं वो पहले मैं वो करा देती हूँ। तो ये जो टॉपिक है हम पीछे करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये बाकी मैंने पूरा लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ें, और ये काफ़ी थोड़ा बड़ा भी था ये टॉपिक। तो टॉपिक 4 करने वाले हैं, बुद्धि। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है, तो टॉपिक 4 करेंगे, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो मैं कराऊं या ना कराऊं। ठीक है, क्योंकि आपके जो सिलेबस था उसमें से वो टॉपिक अब इस बार हटा दिया गया था, पर्सनैलिटी। तो जो टॉपिक्स हैं वो ही करने हैं या फिर वो टॉपिक भी करना, क्योंकि मुझे लगता है वो हर बार पूछा जाता था और वहां से 2-3 क्वेश्चंस बनते थे एस्टेट के एग्जाम में, तीनों ही लेवल पे। तो पता नहीं इस बार उनसे गलती से स्किप हुआ है या फिर आपसे पूछ ले, तो करना है या नहीं करना है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। तो इस टॉपिक को कीजिए, टॉपिक 4 होने वाला है। देखते हैं आज की वीडियो में कितने टॉपिक करवाते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो सीडीपी साइकोलॉजी है वो कवर हो जाए इसी एक वीडियो में। तो टॉपिक 4 है आपका बुद्धि। बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। सभी को पता है भाई बुद्धि क्या होती है। ठीक है, बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन में जो वास्तविक समस्या, रियल जो समस्या है उनको सुलझाने में मदद करती है। अब देखो, कुछ समस्या आ गई तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि का ही तो प्रयोग करते हैं, सोचते हैं समझते हैं, तभी सॉल्यूशन मिलता है, तभी हम किसी फैसले पे आते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, इस तरह से करनी है, क्यों करनी है ना। तो बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान निकालता है। तो बुद्धि की जो डेफिनेशन है वो तो आप याद रखना, यही हो जाएगी इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होती है, एक व्यक्ति के जीवन की वास्तविक समस्या को सॉल्व करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, तो बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी परिभाषाओं पर। तो क्या क्या परिभाषा है, सबसे पहले बीने की क्या परिभाषा थी इसके ऊपर। तो बीने का कहना है कि बुद्धि में 4 चीजें आती हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, आलोचना क्या सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो बीने क्या का कहना है, क्या कहना है बीने का, बुद्धि में है टॉपिक, और पूछा जाएगा बीने की परिभाषा दीजिए। तो बीने की ये परिभाषा है। ठीक है, इस तरह से तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे परिभाषा दे दी तो आप बताइए किसकी परिभाषा है, बीने, टर्मन, वुडवर्थ, गाल्टन। तो आपको चारों की पता होगी बुद्धि के अकॉर्डिंग, तभी तो आप आंसर दे पाओगे कि बीने ने क्या कहा था, टर्मन ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने क्या कहा था, गाल्टन ने क्या कहा था। ठीक है, सारी चीजें ली गई हैं एस्टर के अकॉर्डिंग, मैंने सिलेबस दिया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। परिभाषाएं, आपके जो सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, उन्होंने किसने क्या बोला था, क्या लाइन बोली थी, किस टॉपिक पे बोली थी, आनुवांशिकता पे बोली थी, बुद्धि पे बोली थी, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपका इजीली यहाँ से 25 से 26 नंबर आ जाएंगे सीडीपी के अंदर। ठीक है, तो बीने कहता है कि बुद्धि में 4 चीजें देखने को मिलेंगी आपको। 4 चीजें आती हैं, ज्ञान आता है, ठीक है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आलोचना सकारात्मक नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी की आलोचना हम कर रहे हैं तो सकारात्मक कर रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं, दोनों तरीके की आलोचना हो सकती है। तो बीने ने ये कहा था, ठीक है, उनका ये कहना था कि बुद्धि में 4 चीजें आती हैं। वुडवर्थ का पढ़ लीजिए। वुडवर्थ चीजों को पहचानने की योग्यता, ठीक है, बुद्धि होती है। तो बीने ने कहा था 4 चीजें होती हैं, वुडवर्थ कह रहे थे चीजों को जो पहचानने की योग्यता है ना वो बुद्धि है, बुद्धि से ही पहचान सकते हैं हम। तो ये वुडवर्थ हो जाएंगे। टर्मन का क्या कहना है, अमूर्त चीजों की योग्यता। ठीक है, जो अमूर्त चीजें हैं, जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है, जो हमारे सामने नहीं है और उनको माइंड में सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मैथ का कोई क्वेश्चन दे रही हूँ और उसको बिना लिखे, है ना, बिना पेन पेपर का यूज किया माइंड में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो किससे कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो ना, तो वो चीज हो जाएगी। अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है, तो ये विचार, ये शब्द है टर्मन के। गाल्टन के क्या है, अमूर्त विचारों की योग्यता। ठीक है, जो अमूर्त विचार है उनकी योग्यता बुद्धि कहलाती है। तो ये अलग अलग विचार हैं बुद्धि के ऊपर और ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है वो समझ लीजिए आप। गैरिट, यहाँ पे आपकी 2 मात्राएं आएंगी, गैरिट,
गैरिट और थॉर्नडाइक, गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बुद्धियां अच्छे से करनी है, ठीक है। तो किसके अनुसार है? गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि का टॉपिक कर रहे हैं हम, परिभाषाएं समझ ली, किसके द्वारा क्या परिभाषा दी गई थी, बुद्धि के बारे में क्या बोला गया था। उसी के साथ बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे जो गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार थे कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होगी? मूर्त बुद्धि को समझिए, इंग्लिश में इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती हैं, ठीक है। मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष, जिन चीजों को हम देख कर काम कर रहे हैं, तो वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसको गामक या फिर आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। तो इसके नाम भी याद रख लेना, मूर्त बुद्धि को क्या क्या कहते हैं? गामक, गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो मैंने जैसे हेडिंग्स ली हैं, तो जो हेडिंग मैं खुद से एक्सप्लेन भी करूंगी, तो कुछ पॉइंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो आपको लिखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्ट है, पेपर और सॉरी अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो नोट भी कर ले। तो मूर्त बुद्धि, बुद्धि से अभिप्राय है जो चीजें हमारे सामने होती हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि कोई इंजीनियर है, किसी उसके सामने एक प्रॉब्लम है, एक गाड़ी है, उसको चलाना है, उसको ठीक करना है, तो वो उसके सामने है तभी उसको कर पाएगा। तो प्रॉब्लम सामने है तभी उस पर काम हो रहा है, तो वो मूर्त बुद्धि का यूज करके उसको जो है ठीक कर रहा है ना। तो वो मूर्त बुद्धि होगी। जिन चीजों को हम देखकर कार्य करते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसको गामक या आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, मूर्त बुद्धि के ये उदाहरण हैं। जैसे इंजीनियर काम करता है, मैकेनिक है जो वो काम करता है, कारीगर है वो क्या कर रहे हैं? मूर्त बुद्धि, उनके सामने समस्या है, उनके सामने काम है, तभी वो उसको कर पा रहे हैं। तो ये मूर्त बुद्धि हो जाएंगी। तीसरी हो गई, पहली हुई है, और दूसरी जो बुद्धि है अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, अभी तक हमें क्या कहा? मूर्त बुद्धि दिखाई देगी, अमूर्त बुद्धि दिखाई नहीं देगी। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं या विचारों से संबंधित हो, जिसमें किताबी ज्ञान होता है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, मूर्त बुद्धि के उदाहरण है, ठीक है। कवि क्या है? इस समुद्र में डुबकी लगा के एक मोती निकाल के लाता है, अपने विचारों में इतना खो जाता है, मतलब उस चीज को गहराई तक जाके एक ऐसे वर्ड, ऐसी लाइन निकाल के लाता है। तो वो क्या कर रहा है? अमूर्त बुद्धि का यूज कर रहा है। समस्या सामने नहीं है, दिमाग से समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अमूर्त बुद्धि का यूज कर रहा है ना। चित्रकार हो गया, ये सब डॉक्टर हो गए, ये सब अमूर्त बुद्धि के उदाहरण होते हैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? थर्ड पॉइंट भी समझ लीजिए। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? जो समाज से भी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि उनमें होती है, जैसे नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक हो गए, ठीक है। सामाजिक बुद्धि के ही उदाहरण है। तो सामाजिक बुद्धि किन में होती है, ये आप समझ लेना। तो इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, कौन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है स्टेट के एग्जाम में, आपको लिख दिया हो इनमें से कौन आपके अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं, ठीक है। कौन सा अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है, तो वहां पे आपको दिया होगा इंजीनियर, कवि, और समाज सेवी में से जैसे कि व्यवसायी दे दिया हो, और एक दे दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको लगाओगे भाई? अमूर्त बुद्धि का पूछा ना, तो कवि को लगाओगे। तो पता होना चाहिए ना अमूर्त कौन से में आते हैं, कौन कौन आते हैं, और मूर्त कौन किस में आते हैं। तो इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, ये सारे आपके मूर्त में आएंगे। सॉरी, अमूर्त में कवि, डॉक्टर, चित्रकार, ये अमूर्त में आएंगे। समाज सेवी, अध्यापक सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेता हो गए, ठीक है, तो इस समाज के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक बुद्धि इनमें पाई जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, अभी कमेंट कर दिए कि मैम हमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ये 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं आपकी इस वीडियो में। और मुझे बता दीजिए कि कौन कौन बच्चा मेरी इस वीडियो से पढ़ रहा है, किसको इससे हेल्प भी मिल रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। और जो और सब्जेक्ट से मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई है ना, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो इनकी मैराथन क्लासेस भी हम इसी तरह से करेंगे, एक एक दो दो वीडियोस में ही कंप्लीट करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं अच्छे से। तो आपका स्टेट का एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आप पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं बता दूं, जो 90 नंबर की तैयारी वो तो मैं अपने चैनल पर करवाऊंगी, और आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ते रहिए, यहाँ से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लीजिए, है ना। तो ज्ञान जहां से भी आपको मिल रहा है वहां से लेने में कोई बुराई नहीं है, चीजें आपको काम ही आएंगी, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ अपने सब्जेक्ट पे जरूर फोकस करना। 60 नंबर का जो पूछा जाता है वो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तभी आप एस्टेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट का जरूर ध्यान रखते हुए पढ़े, ठीक है। और जहां से आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए, समझाने का तरीका समझ में आए, तो वहां से पढ़े, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एग्जाम पास करना, ये इंपॉर्टेंट है ना। और ये चीज आपको जहां से हेल्पफुल हो वो करें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो 1885 ईस्वी में
1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो बुद्धि के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम जो इंग्लैंड के फ्रांसीसी थे गाल्टन, उन्होंने पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी बुद्धि के रिगार्डिंग। उसके बाद कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। 1890 ईस्वी में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। देखो कितनी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर टफ से टफ क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछ लिया जाएगा पीजीटी लेवल पे। केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो कौन सी पुस्तक हो जाएगी? पुस्तक का नाम पता होना चाहिए या फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए किस सन में किया था भाई। 1890 ईस्वी में किया था। किसने किया था? केटल ने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। और उसके बाद चलते हैं 1905 ईस्वी में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। ठीक है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। उन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद सूत्र क्या था भाई? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। ठीक है, सूत्र आपका जो फॉर्मूला है आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू मेंटल एज और आपकी जो रियल एज है वो। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आपका बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति IQ वो क्या होती है वो समझ लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन बनाता है भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति क्या होती है, IQ लेवल जिसको कहते हैं, वो क्या किस तरह से होता है, टेबल क्या होती है। तो 25 से कम जिनमें बुद्धि होती है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, जिसमें 25 से कम बुद्धि होती है तो वो जड़ बुद्धि में आते हैं। ठीक है, और ये 25 से लेके 69 तक की जो जिनमें बुद्धि पाई जाती है वो मूढ़ बुद्धि में आते हैं, मूढ़ बुद्धि। ठीक है, उसके बाद 50 से लेके 69 के बीच जो आ रहे हैं वो है मूर्ख बुद्धि के व्यक्ति, और 70 से लेके 79 वाले जो व्यक्ति हैं वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। 80 से लेके 89 सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो मोस्टली ये बुद्धि होती है। तो सामान्य बुद्धि 80 से लेके 89 के बीच में व्यक्ति होते हैं। 90 से लेके 109 जो है सामान्य बुद्धि में आएंगे। सामान्य बुद्धि से नीचे है ये सामान्य बुद्धि में प्रॉपर। तो ये 110 से लेके 119 सामान्य बुद्धि से थोड़ा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है कौन किस कैटेगरी में किस तरह से बुद्धि के अकॉर्डिंग आ रहा है। 120 से लेके 129 तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होंगे, और 130 से 39 जो है प्रखर बुद्धि के व्यक्ति होंगे। 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली में आएंगे वो। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल आपको याद रखनी है। तो ये आपका IQ लेवल हो जाएगा। 25 से कम है तो जड़ बुद्धि, एक बार एस्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। और ये मूढ़ बुद्धि के मूर्ख बुद्धि का क्या रेशो रहेगा? ये रहेगा IQ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कुछ आपके, तो यहाँ से देखिए वेशल वर्ष क्या होगा। वेशल वर्ष अधिक जिसमें अधिकतम आयु सतर के प्रश्नों को बालक हल कर ले तो उसे वेशल वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वेशल वर्ष में? जिसमें अधिकतम आयु सतर के प्रश्नों को बालक हल कर ले। ठीक है, तो वो आपका वेशल वर्ष में आता है। और ये टर्मिनल वर्ष क्या होता है? तो जिस आयु के सतर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता, टर्मिनल वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि जो बच्चा है उसकी जो एज है, अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर उसको क्वेश्चन दे रहा है उसको भी हल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे 4th क्लास में है और 4th क्लास के क्वेश्चंस को का जो लेवल है उसको हल नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन से वर्ष में है? वो टर्मिनल वर्ष में है। अगर बच्चा 4th क्लास में है और 6th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो वो वेशल वर्ष में आएगा। तो इस तरह से इनको समझ सकते हो, आप याद रख सकते हो वेशल वर्ष और ये टर्मिनल वर्ष क्या होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत एक कारक सिद्धांत। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं। एक कारक सिद्धांत, ये आपकी हेडिंग बनेगी यहाँ तक। एक कारक सिद्धांत क्या होता है? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी जो व्यक्ति हैं उनमें एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। जो सभी कार्य करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं? एक ही बुद्धि का यूज करके वो कार्य करते हैं। तो आपको याद रखना है एक कारक बुद्धि सिद्धांत क्या कहता है। किसने इसका प्रतिपादन किया? तो बीने ने किया था। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है उनमें एक ही प्रकार की बुद्धि है, इसीलिए इसको एक कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, द्वि कारक सिद्धांत, द्वि कारक जो सिद्धांत है 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे। इसे
उसका जो प्रतिपादन किया था वो क्या था, स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो स्पीयरमैन आप याद रखना, स्पीयरमैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्व से मिलकर बनी है। ठीक है, वो तत्व क्या होते हैं, सामान्य तत्व जीएफ फैक्टर जिसको कहते हैं जनरल एबिलिटी, और एक होता है विशिष्ट एस फैक्टर। मैं लिख देती हूँ ये सारी चीजें, है ना। तो एक कारक समझ में आ गया, बीने ने प्रतिपादन किया था, द्वि कारक स्पीयरमैन ने प्रतिपादन किया था। और अब जैसे द्वि कारक है तो दो फैक्टर होंगे ना, टू फैक्टर होंगे, और स्पीयरमैन ने दिए थे जो, तो वो आपका हो जाएगा, एक तो है सामान्य तत्व, सामान्य तत्व स्पीयरमैन के द्वारा पहला दिया था सामान्य तत्व, और दूसरा है आपका विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हो गए। पहले को सामान्य तत्व कहते हैं जी फैक्टर जनरल एबिलिटी, और दूसरे को एस फैक्टर कहते हैं स्पेशल एबिलिटी, विशिष्ट है स्पेशल एबिलिटी। तो इस तरह से इन्होंने दो फैक्टर दिए थे। आपके किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने। उन्होंने बताया था कि इंसान में दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, एक तो सामान्य बुद्धि और एक विशेष बुद्धि भी होती है जो छुपी होती है। तो इस तरह से आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक है आपका तीन कारक सिद्धांत। अब ये तीन कारक सिद्धांत भी आपका स्पीयरमैन ने दिया था। पहले दो कारक दिया था, फिर उसने दिया था त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी इसको इंग्लिश में कहेंगे। इसका प्रतिपादन भी उन्होंने किया था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और इन्होंने यही बताया था कि सामान्य तत्व और विशेष तत्व जो है ना, उसके अलावा एक तत्व और भी होता है, तो इसको कहते हैं समूह तत्व। सामान्य तत्व और विशिष्ट जो तत्व मैंने अभी बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी और जनरल एबिलिटी वाले जो दो तत्व उन्होंने दिए थे, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। तो इनके अलावा भी एक तत्व होता है, इन्होंने ही कहा था बाद में। तो इनके अलावा तीसरा जो तत्व है समूह तत्व होगा। वो समूह मतलब दोनों का मिला जुला हुआ रूप है ना, समूह तत्व। तो सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होगा ये। तो त्रिकारक सिद्धांत में ये चीज बता दी थी उन्होंने बाद में। पहले कहा था दो फैक्टर होते हैं, फिर कहा था तीन होते हैं, सामान्य तत्व और जो विशिष्ट तत्व है, तो इन दोनों को मिला के एक समूह तत्व भी बनता है। तो त्रिकारक सिद्धांत में ये चीज आई थी। ठीक है, उसके बाद एक आया था फ्रेंड्स आपका बहुकारक सिद्धांत। अब बहुकारक वही चीज हो गई ना, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी चीजें। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि एक कारक सिद्धांत दिया था बीने ने, द्विकारक सिद्धांत दिया था, दो फैक्टर बताए थे सामान्य और विशिष्ट, वो स्पीयरमैन ने। फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया, फिर उन्होंने क्या बताया, तीन कारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि दोनों को सामान्य और विशिष्ट है तो इनका एक मिला जुला रूप भी होता है, वो होता है समूह कारक। फिर आता है बहुकारक, बहुकारक में बहुत ज्यादा मतलब बहुत तरीके की बुद्धि होंगी, है ना। तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और ये ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन्होंने दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, इसका प्रतिपादन किया। सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया जो बुद्धि है कई तत्वों का समूह है। इनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बुद्धि से कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। तो इन्होंने बहुत सारी बुद्धियां बताई थी। इनका कोई सामान्य या विशिष्ट तत्व नहीं होता है, एक क्या होता है, बुद्धि में एक स्वतंत्र योग्यता होती है जो विभिन्न कार्य करती है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन ने किया था। ठीक है, तो समूह तत्व एक है, कारक समूह तत्व कारक सिद्धांत है, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो थ्रस्टन ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और समूह कारक तत्व सिद्धांत बुद्धि सात मानसिक योगदान से मिलकर बनी है। ये समूह तत्व के ही आपके पॉइंट हो जाएंगे, याद रखना। प्राथमिक समाज, आपकी सांख्यिकी योग्यता, प्रत्यक्षीकरण गति, स्थान संबंधी योग्यता और तर्क शक्ति, ये पांच तरह की जो बुद्धि है ये आपकी किस में आएंगी, समूह कारक तत्व में आएंगी। और समूह कारक तत्व किसने के द्वारा दिया गया था, थ्रस्टन के द्वारा ये तत्व दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलते हैं, तर्क शक्ति और शब्द प्रभा और स्मृति, ये सात थी। प्राथमिक समाज, सांख्यिकी योग्यता, प्रत्यक्षीकरण गति, स्थान संबंधी योग्यता, तर्क शक्ति और शब्द प्रभा और स्मृति, ये आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, ये वाली आपकी आ जाएंगी समूह तत्व कारक सिद्धांत के अंतर्गत। अच्छा, एक है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ये हैं आपके G.H. थॉमसन। इनके अनुसार एक जो समूह है उसकी योग्यता से परस्पर समानताएं पाई जाती है, तो प्रतिदर्श सिद्धांत होगा। पदानुक्रम एक बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था, वर्ट, और ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेफी किलफर्ड के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट यही हो जाता है आयामी सिद्धांत में जेपी किलफर्ड के द्वारा इनका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना और सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्वों से निर्मित होती है, वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। ठीक है, वस्तु कंटेंट हो गया आपका, उत्पाद प्रोडक्ट हो ना, तो ये तीन चीजें हैं, संक्रियाएं, तो इन तीनों से मिलकर आपका बनता है ये त्रिआयामी सिद्धांत।
बुद्धि कै और ख बुद्धि, ठीक है। तो इसके हैव के द्वारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि बुद्धि कै और ख किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हैव के द्वारा दी गई थी। बुद्धि कै और ख थ्योरी भी बोलते हैं, ए बी थ्योरी भी बोलते हैं, और बुद्धि कै और ख हिंदी में इसको बोलते हैं, तो याद रखना। एक होता है त्रिचापी और त्रि घटकी है, ठीक है। घटकी है यहाँ पे घ टे की है, त्रिचापीय और त्रिघटकीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। और इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया था, बियॉन्ड आईक्यू में। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से त्रिचापीय और त्रिघटकीय सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद आपका टॉपिक 6 है। अभी हार्वर्ड गार्डन का नाम आया था वहाँ पे, जिन्होंने क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, है ना। तो वो जो हार्वर्ड गार्डन थे ना, वहाँ पे तो उनका नाम इस तरह से बुद्धि में मेंशन आया था कि उन्होंने इतनी बुद्धि बताई थी, इन्होंने इतनी बुद्धि बताई थी, बीने ने इतनी बताई थी। तो वहाँ पे हमने वो चीज़ कर ली। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे उसमें हार्वर्ड गार्डन, उन्होंने बुद्धि बताई थी कितनी, बहुआयामी, है ना, बहुबुद्धि बताई थी। उन्होंने कहा था बहुत सारी बुद्धियाँ होती हैं। तो एक पूरा टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं 200% आएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम हार्वर्ड गार्डन की बहुबुद्धियों का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले समझेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में दिया। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई थी। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था पहले, बीने ने एक तत्व बुद्धि बताई थी। उसके बाद उसने कौन थे वो आपके, उसके बाद जो आपके थे द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, उन्होंने 2 बुद्धि बताई, फिर 3 बुद्धि बताई थी, है ना। लेकिन जो हमारे हार्वर्ड गार्डन, उन्होंने कहा था बुद्धि बहुआयामी है, इनके अनुसार 8 बुद्धि है, फिर 9 हो जाती है। इस तरह से बुद्धियों को बढ़ाते रहते हैं, कहते हैं बहुआयामी है, बहुत तरह की बुद्धि इंसानों में होती है। तो यहाँ पे हम 8 तरह की बुद्धि करेंगे। इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की जो है बुद्धियां अस्तित्व में होती हैं। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, इन्होंने जो 9 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, 8 9 जो भी हैं, वो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने ना ये आपकी सारी हेडिंग्स लिख ली है, तो मैं अच्छे से इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहली बुद्धि थी हार्वर्ड गार्डन की शाब्दिक भाषाई बुद्धि, ठीक है, वर्बल लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इनके माध्यम से शब्दों और ज्ञान, जो भाषा का ज्ञान होता है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है, तो ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। देखो फ्रेंड, जिसमें ये बुद्धि होती है ना शाब्दिक शब्दों की, तो वो सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। भाषाई बुद्धि वाला जिसे कहते हैं ना, ये तो शाब्दिक है, भाषाई बुद्धि है। तो ये बुद्धि होती है, जैसे कवि में हो गई, पत्रकार में हो गई, वकील। देखे ना आपने पत्रकार किस तरह से बोलते हैं, कवि किस तरह से बोलते हैं, उनके शब्द सुने हैं आपने, किस तरह से वो एक दूसरे को, हमको जो है अपने शब्दों में खो देते हैं, रुझान कर देते हैं। वकील देखिए आपने, सबको चुप करा देते हैं। तो इस तरह से उनमें क्या होती है, शाब्दिक शब्दों की बुद्धि होती है उनमें, ठीक है। और इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है उन्हें। जिन व्यक्तियों में बुद्धि होती है वो कौन से बुद्धि के व्यक्ति कहलाते हैं, शाब्दिक भाषाई बुद्धि के व्यक्ति वो कहलाते हैं। तो एक बुद्धि ये होती है इन व्यक्तियों में, ठीक है। तो दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। आप देखोगे तार्किक जो गणितीय बुद्धि होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनमें से अकाउंटेंट हो गए, बैंकर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। तो इनमें कैसी बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, तार्किक काम करते हैं ये, है ना। तो इसमें तार्किक योग्यता, मैथ्स, कैलकुलेशन अधिक होती है। तो जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अधिक होती है, तो उनको तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं, ठीक है। तो 2 बुद्धियां ये हो गई। तीसरी बुद्धि आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होती है, स्थानिक बुद्धि यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है ना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है, जैसे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, आर्टिकल्चर्स वाले व्यक्ति हो गए, जिनमें स्थान से संबंधित जो बुद्धि होती है, तो ये आपका स्थानिक, जिन्हें स्थान सारी जैसी चीज प्रिय होती हैं, तो हम कह सकते हैं स्थानिक बुद्धि है इनमें। शारीरिक गतिक बुद्धि, तो शारीरिक गति जैसे शरीर की गति देने के लिए अधिक बुद्धि होती है ना। इस तरह से योगा करते हैं, अपने आप को तोड़ मोड़ के रख देते हैं। तो इस तरह की जो बुद्धि होती है। और जैसे डांसर देखे होंगे, अभिनेता अभिनेत्री हो गए, एथलीट हो गए, तो इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक गतिक बुद्धि इनमें होती है ना, तभी ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें इस चीज की नॉलेज है, तो इनमें ये बुद्धि है, ठीक है, ये इंटेलिजेंस है इनमें। उसके बाद संगीतात्मक बुद्धि भी होती है फ्रेंड्स। इसमें देखोगे ना आप, कितने अच्छे सिंगर होते हैं, ट्रेनर होते हैं। तो जिनमें ये चीजें होती हैं, तो उनको हम संगीतात्मक बुद्धि कहते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना इस चीज को। हाँ, तो ये चीजें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं इसमें बुद्धियों में, तो ये क्लियर कर लो अपनी आज ही। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इनमें क्या होता है ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो सबसे पहले समझेंगे इंटरपर्सनल क्या होता है। तो इसमें इसके द्वारा दूसरा जो व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, इस चीज की बुद्धि होती है।
जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, जैसे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि, ये बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। देखा नहीं आपने, नेता इस तरह से अपने शब्दों में इस तरह से खो देते हैं, इंसान कहता है कि हाँ इसी को वोट देनी है ना। तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है, इनमें होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, अंत व्यक्तिगत बुद्धि होती है इनमें। और एक होती है इंट्रापर्सनल, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, खुद के साथ, इंट्रा खुद के द्वारा, है ना, खुद के अंदर। जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का होता है, जैसे गुरु बनते हैं, धार्मिक गुरु हो गए, समाज से दूर रहते हैं, घर परिवार मोह से दूर रहते हैं, तो ये बुद्धि उनमें होती है ना, जो अपने आप को इतना इतना वो बना लेते हैं, तो इन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं होता है, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, घर परिवार के बिना, बच्चों के बिना। तो जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो नेता वगैरह होते हैं इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, तो इनमें इंटरपर्सनल जो है इंटेलिजेंस होती है। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, आई होप कि क्लियर हुए होंगे ना। मुझे भी इसमें थोड़ा टाइम लगा था इसको क्लियर करने में, तब मैं पढ़ती थी। तो आई होप कि अब मैंने कोशिश करके आपको थोड़ा समझा दिया होगा कि इंटरपर्सनल क्या है और इंट्रापर्सनल क्या है। उसके बाद है आपका अस्तित्ववादी, और ये है आपका प्रतिवादी, नहीं, ये प्रकृतिवादी होगा, है ना, प्रकृति प्रकृति प्रकृतिवादी। एक है आपका प्रकृतिवादी और एक है आपका अस्तित्ववादी। इनको और समझ लीजिए। जो अस्तित्ववादी व्यक्ति होते हैं, तो इस बुद्धि के व्यक्ति जो होंगे अस्तित्व के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जैसे हम दुनिया में कैसे आए, क्यों आए, भगवान कौन है। तो जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वो संत साधु बन जाते हैं। प्रकृतिवादी वो होंगे जिन्हें प्रकृति से प्रेम होगा, प्रकृति के नज़दीक होंगे। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वो किसान आदि बनते हैं ना, कृषक बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अधिगम, लर्निंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपका आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ टॉपिक होगा, है ना, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ टॉपिक होगा। मैं यहाँ से भूल गई हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पर्सनैलिटी तो स्किप करा दिया, बुद्धि हो गया, बाल विकास हो गया और आनुवांशिक वातावरण हो गया। 4-5 टॉपिक हो चुके हैं। ये आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पे टॉपिक भी नहीं लिखा है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हुई है। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को। ये आपका कौन सा टॉपिक है, अधिगम, लर्निंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। अधिगम क्या होता है, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता है ना। अधिगम सीखना, लर्निंग जिस चीज को हम कहते हैं, ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती है। मतलब जन्म होने के बाद ही हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं समाज से, व्यक्तियों से, ठीक है। तो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करता है, ठीक है, चीज़ों को सीखता है फिर उसमें चेंज भी करता है अपने आप को। यही सीखना है और इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम होता है। अधिगम की विशेषताएं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अधिगम की जो विशेषता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई अधिगम जीवन, अभी बताया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगा, तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है ना। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। जरूर सीखना पड़ेगा, हर एक कंडीशन में सीखना पड़ेगा। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। देखो सीखोगे तो उस पर अप्लाई भी करोगे, है ना, कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पे पहले चीज़ों को पढ़ा है, नॉलेज ग्रहण की है, पहले आप पढ़ रहे हो, फिर टीचर बनोगे, फिर सिखाओगे, उस चीज़ को अप्लाई करोगे, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखना एक उद्देश्य को पूर्ण करता है, बिल्कुल करता है। सीख रहे हो यहाँ पे, है ना, सारे सब्जेक्ट सीख रहे हो पढ़ना, फिर आगे पढ़ाओगे तो आपका एग्जाम पास होगा, आप टीचर बनोगे तो आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। तो सीख के ही होगा वो, है ना, बिना सीखे नहीं होगा। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, मानसिक प्रक्रिया ही तो है। और उसके बाद मानसिक सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, सीखने की यहाँ पे आएगी। सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की जो प्रक्रिया है सक्रियता पर निर्भर करती है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन भी आपको पता है कि अपने आप को दूसरी चीज के अनुसार ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। तो सीखना क्या है, अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सीखना कुशलदायक है ना, इजिली सीख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो कुशलदायक इसको बोलेंगे हम। तो सीखना क्या है, कुशलदायक प्रक्रिया है। उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे सीख रहे हैं तो कुछ कारक ऐसे होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे, सीखने ना देंगे हमको। तो देखते हैं वो कौन से कारक हैं जो हमको सीखने में जो है प्रभावित करेंगे। तो बालक की योग्यता, बिल्कुल भाई, बालक की योग्यता अच्छी नहीं है तो कैसे सीखेगा वो उस चीज को। तो योग्यता होनी चाहिए, ये एक कारक हो जाएगा जो प्रभावित करेगा उसके सीखने को, ठीक है। नेक्स्ट आपका निश्चित उद्देश्य। तो निश्चित उद्देश्य होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए।
उसी के बाद परिवार, परिवार का साथ होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, समाज, समाज का सहयोग होना चाहिए, वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो सीखेंगे। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये इफेक्ट डालेंगे हमारे सीखने पर, तो ये सीखने के कारक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सीखने के कारक भी याद रखने हैं और ये जो विशेषताएं हैं वो भी याद रखनी है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके टॉपिक 7 से पहले आपको एक दो चीज़ें और करानी है इस टॉपिक में मुझे, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो 2-3 चीज़ें और है वो कर लीजिए, फिर पूरा टॉपिक अधिगम का खत्म है यहीं पे, है ना। तो एक है, देखो इसकी कुछ 2-3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, तो वो समझ लीजिए आप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ महत्वपूर्ण परिभाषा है अधिगम के ऊपर। एक तो थी जेपी गिलफर्ड के द्वारा, है ना, तो लिख लेना, जो बच्चे लिख रहे हो और वैसे याद रख सकते हो तो ऐसे रख लेना। अधिगम के ऊपर जेपी गिलफर्ड का कहना था कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता। तो जेपी जो गिलफर्ड थे उन्होंने कहा था कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, सीखना होता। और एक है भाई आपकी वुडवर्थ, वुडवर्थ तो इन्होंने कहा था, वुडवर्थ ने, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो नवीन ज्ञान में नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। क्रो ने कहा था, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, तो ये आपकी जो परिभाषाएं हैं अधिगम में वो भी याद कर लेना, एग्जाम में क्या पता पूछ ली जाए। तो मैंने सारी चीजें अधिगम से रिलेटेड आपको करा दी हैं। तो ये आपका टॉपिक 6 होने वाला है ना। पर्सनैलिटी को छोड़ के आपके अभी तक 5 टॉपिक हुए हैं, वैसे आपका ये 6 हो जाते हैं ना, इसलिए 7 टॉपिक होने वाला है। तो 7 टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्या पूछा जाता है वो चीज देखिए आप। टॉपिक 7 अधिगम वक्र, है ना। तो अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। तो जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, किसको, अधिगम, जो अब लर्निंग किया था उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो आपको समझना है, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ आदि से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता और अधिगम की शून्य स्थिति हमें पता चलती है ना, कितना अधिगम, कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। तो इससे हमें ग्राफ के द्वारा ये चीज समझ आती है, तो उसी को अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए, अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नोत्तर वक्र, और तीसरा है न्योत्तर नतोदर वक्र, और चौथा है आपका मिश्रित वक्र। तो ये क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से सीखते हैं हम सरल रेखीय वक्र। तो सरल रेखीय वक्र होता है आपका सरल रेखा में जो गमन करता है। इसमें सीखने की जो गति है एक समान होती है ना, तो इसमें सीखने की जो गति है एक समान होती है। तो ये सरल रेखीय वक्र होता है, जैसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलता जाएगा, तो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो यहाँ पे सीखने की गति क्या है, सरल है। उसके बाद आपका क्या है, उन्नोत्तर वक्र। इसमें क्या होता है, ये आपका इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से, सॉरी, आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो सीखने की गति है शुरू में तेज होती है, तो शुरू में तो तेज चलेगी, फिर गिरती चली जाती है इस तरह से। तो और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसे स्पीड में चली और ऐसे 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 कम हो जाएगी, ऐसे। तो ये उन्नतर वक्र होता है ना। सीधी रेखा में चल रहा तो सरल रेखीय वक्र, उन्नतर ऊपर से उन्नतर हुआ फिर ऐसे डाउन गया तो ये उन्नतर वक्र हो जाएगा। इसमें गति जो है शुरू में तेज और पीछे कम होती चली जाती है। इसी के साथ आपका एक होता है न्योत्तर वक्र। इसमें इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। न्योत्तर पहले कम है फिर ऐसे सीधी रेखा में चलता है, मतलब पहले कम और बाद में अच्छा होता है। तो ये होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी और बाद में गति जो है धीरे 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 तेज होने लगती है। तो इसमें जो सीखने का स्तर है वो बढ़ जाता है। उसके बाद एक आपका मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, तो ये आपका जो वक्र होता है तो कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, इस तरह से होता है, ज्यादा कभी थोड़ा। तो इस तरह से इसमें मिश्रित होता है ये वक्र। तो मैंने इस तरह से जो सीखने की गति है आपको ग्राफ पे समझा दी है। ये 4 प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय, उन्नतर वक्र, न्योत्तर और मिश्रित वक्र। अधिगम पठार क्या होता है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है। जब अधिगम पठार की बात की जाएगी तो इसमें सीखने की जो गति है रुक जाएगी, यानी उसमें न तो उन्नति होगी और न ही अवनति होगी, ना तो वो ऊपर बढ़ेगा ना ही नीचे घटेगा, तो वहीं रुक जाएगी उसकी गति। तो अधिगम का जो पठार है, अधिगम की जो गति है वो 0 होती है इसके अंदर। ठीक है, एक प्रकार से ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो 0 कहेंगे उस चीज को हम।
एक होता है अधिगम का स्थानांतरण। जब कोई एक सीखा हुआ क्वेश्चन काम दूसरे सीखने के क्वेश्चन में आता है तो प्रभावित करता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अब जैसे एस्टेट में जो टॉपिक पढ़ा है वो सीटेट में भी काम आ जाए, सीटेट के जो टॉपिक है वो एस्टेट में काम आ जाए, तो पहला पढ़ा हुआ क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में काम आ जाए तो वो क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण होगा। क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो देखो, सीखा हुआ, सीखी हुई चीजें, सीख रहा है ना, लर्निंग टॉपिक कर रहे हैं हम, तो सीख रहे हैं तो कुछ सीखा है वो आगे काम आ जाए। साइकिल सीखी है, आगे जाके स्कूटर सीखोगे तो साइकिल में जो चीजें सीखी चलाने पर तो वो आपको आगे काम आ गई है ना। तो सीखने का पॉजिटिव स्थानांतरण हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये सीखो, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, लर्निंग ट्रांसफर क्या होता है। तो जो चीजें सीखी है वो आगे काम आए, वो लर्निंग ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपका स्थानांतरण के प्रकार होते हैं गणनात्मक और एक नकारात्मक, और एक होता है जीरो स्थानांतरण में, एक होता है क्षतिज स्थानांतरण। तो धनात्मक ये है कि पहला सीखा हुआ काम आगे काम आ रहा है तो पॉजिटिव स्थानांतरण होगा, है ना। पहला पहला सीखा हुआ आगे काम आ रहा है, और पहला सीखा हुआ आगे काम नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव स्थानांतरण। जीरो स्थानांतरण, ना काम आ रहा है, जीरो रहेगा बिल्कुल ही, है ना। तो जीरो का आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो वो जीरो स्थानांतरण हो जाएगा, ना उसका फायदा है ना उसका नुकसान है, तो जीरो स्थानांतरण हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो। देखो, स्थानांतरण के प्रकार, धनात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव स्थानांतरण, जीरो स्थानांतरण और क्षतिज स्थानांतरण। तो सीखा है वो कई प्रकार से, जैसे कि पहले सीखा हुआ अगर आपको काम आ रहा है ना, तो पहला कुछ सीखा आपने, साइकिल सीखी, अब स्कूटर सीखने में हेल्प हो रही है उस चीज से, तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव स्थानांतरण है। अगर पहला सीखा हुआ आगे काम नहीं आ रहा है ना, जैसे कि आपने क्या किया, पहले आपने क्या है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर सीखी, और अब एस्टेट में वो काम ना आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्थानांतरण हो जाएगा। और जो चीजें आपने सीटेट में सीखी और अब वो आपको काम आ जाए एस्टेट में, तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव स्थानांतरण है। जीरो स्थानांतरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो, ना तो सहायक है और ना ही बाधक, मतलब जो सीखा है ना वो ना तो काम आ रहा है और ना ही उससे कुछ नुकसान हो रहा है, तो वहां उस केस में जीरो स्थानांतरण रहेगा। एक क्षतिज होता है, इसमें जब किसी सत्र में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार लगभग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे सीखने का स्थिति स्थानांतरण कहते हैं। जैसे सीखा था इसी तरह से उसका प्रयोग कर लिया गया उसी चीज में, है ना। सीटेट में जो सीखा अगले सीटेट में उस तरह से उपयोग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाएगा। तो ये आपके 4 प्रकार के स्थानांतरण थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो, एक टॉपिक है आपका भाषा और चिंतन। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। भाषा और विचारों में गहरा संबंध होता है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएंगे, भाषा का ही प्रयोग करेंगे, है ना। बोले बिना काम नहीं चलता है, तो जो आपके विचार हैं आप जब तक बोलोगे नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा। तो भाषा तो वही हो जाएगी, अपने विचारों तक दूसरों को पहुंचा रहे हो। भाषा और विचार में गहरा संबंध है, जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो, है ना। बिना सोचे तो कोई नहीं बोलता। तो भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का क्या है, एक अच्छा साधन है। अपने विचारों को दूसरों को बताना कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट है, दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है, वो क्या है, भाषा है। चलिए आगे करते हैं। भाषा के प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3 प्रकार की होती है हमारी भाषा। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मौखिक ओरल, लिखित रिटन, और एक होती है सांकेतिक साइन साइन। तो देखो, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना लिखकर तो वो लिखित, सांकेतिक संकेतों का प्रतीकों या फिर चिन्हों के माध्यम से भाषा का आदान प्रदान करना ना, इशारों से समझाना, तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, सांकेतिक हो जाएगी, साइन भाषा हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद है आपका भाषा का स्वभाव और कर्म, मनोवैज्ञानिकों के कर्म के अनुसार क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भाषा का स्वभाव और कर्म मनोवैज्ञानिकों के कर्म के अनुसार समझना है। तो मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखते हैं। ठीक है। तो अगर मनोवैज्ञानिक का कर्म की बात आ जाए ना भाषा के लिए, तो पहले आप सुनोगे, जैसे छोटा बच्चा है तो पहले वो सुनता है, बोलता नहीं है ना, पहले वो सुनना समझता है, फिर उसी के हिसाब से सुनकर ही वो उस चीज को रिपीट करता है, नकल करके बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। वैसे ही सारी चीजें एक दूसरे एक साथ ही काम होती है। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो एक साथ ही वो बोलना, पढ़ना, लिखना सारी चीजें करता है ना, सुनना तो वो जन्म से ही सुनने लग जाता है। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन एक आपकी मनोवैज्ञानिक है मांटेसरी के अनुसार, तो पहले सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना, तो वो पढ़ने को लास्ट में बोलती है, पहले कहती है पढ़ने से पहले वो बच्चा लिखता है। लेकिन जो मनोविज्ञानियों के मोस्टली कर्म होते हैं वो सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो इस तरह से LSRW, ठीक है। और मांटेसरी के अनुसार क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, मतलब LSWR। एल से लर्निंग लिसनिंग,
S से स्पीकिंग और W से राइटिंग और R से रीडिंग। ठीक है, याद रखना मनोवैज्ञानिकों का क्रम तो LSRW है और मॉन्टेसरी का है LSWR। ठीक है, तो दोनों के आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक 9 है हमारा चिंतन। ठीक है, भाषा के बाद अब करेंगे चिंतन का टॉपिक। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है। जैसे कोई समस्या आई है तभी आप सोचोगे, है ना, तो इसका जो आरंभ होता है वो कब होता है? समस्या उत्पन्न होने पर होता है चिंतन का आरंभ। ठीक है, तो समस्या समाधान होने तक चलता रहता है, तो यही क्या होता है? चिंतन का पूरा प्रोसेस होता है ना। समस्या का समाधान करने के लिए हम चिंतन करते हैं, और कोई समस्या आई तभी चिंतन करेंगे, और जब तक समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक चिंतन करेंगे। तो चिंतन की डेफिनेशन हो जाएंगी, तो आप इजिली इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे करने वाले हम चिंतन के प्रकार। तो पहला है आपका स्वैलीन चिंतन, ठीक है, और दूसरा है आपका यथार्थवादी चिंतन। दो प्रकार होते हैं चिंतन के, स्वैलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वैलीन चिंतन क्या है? स्वयं में लीन रहना, है ना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, तो उसको कहते हैं स्वैलीन चिंतन, स्वयं में लीन रहना। और उसके बाद है यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? ये चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। वास्तविक जो जीवन है, रियल जो लाइफ है, उससे संबंधित होता है। वास्तविक जीवन, रियल लाइफ में जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उनका हम चिंतन कर रहे हैं, उनका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो वो रियल लाइफ से आपका होता है। तो ये होता है आपका यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, स्वैलीन चिंतन तो अपने आप ही हवा में उड़ रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, एग्जाम पास हो जाए, वो बन जाए। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे बन पाएंगे, है ना। तो वो एक प्रकार से आपका स्वैलीन है, स्वयं में लीन होके बिना मतलब ही चिंतन कर रहे हो। यथार्थवादी, रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पर चिंतन कर रहे हो, तो वो यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद चलते हैं यथार्थवादी चिंतन। तीन प्रकार के होते हैं यथार्थवादी चिंतन, है ना। तो इंपॉर्टेंट तो यथार्थवादी चिंतन ही है, और यही तीन प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अभिसारी चिंतन, है ना, अभिसारी चिंतन। इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। मतलब एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन का एक आंसर है, तो ये अभिसारी चिंतन है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होगी और उसको एक ही सॉल्यूशन चाहिए उस चीज का। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया भारत की राजधानी, तो बच्चे ने सोचा, तुरंत आंसर दिया दिल्ली। तो इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान जो होगा वो बंद अंत, क्लोज एंडेड वाला होता है, तो क्वेश्चन होगा क्लोज एंडेड वाला। तो अभिसारी चिंतन आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इसमें समस्या जो है एक ही बिंदु पर आधारित होगी। अपसारी चिंतन क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में कहते हैं, और अभिसारी को कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में, और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, सिंपल सा। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, इसमें समस्या को क्या होता है? कल्पना शक्ति का सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हैं इसमें। कई प्रकार के जो है प्रश्न हल होते हैं इस चीज के। कैसे? जैसे दिल्ली की विशेषताएं बताइए, तो बच्चा सोचेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा चीजों को, तभी बताएगा क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इस तरह से क्रिएटिविटी होगी, तो वो वहां पे क्या हो रहा है? क्रिएटिविटी कर रहा है बच्चा। तो अब सारी जो चिंतन है उसके अंतर्गत आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन के कई सारे, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो आप क्या क्या करोगे, है ना, क्या क्या आपने सपने देखे, तो आप बताओगे ये करूंगा वो करूंगा, तो बहुत सारे आंसर आप दोगे, है ना, क्रिएटिविटी करोगे। तो ये सारी चीजें आपके अपसारी चिंतन में आएंगी। और अभिसारी में क्या था? एक ही समस्या एक ही बिंदु के अंतर्गत घूम रही थी, एक क्वेश्चन आपने पूछा और आंसर आपको मिल गया। एक है आपका आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के सामान्य जो है प्रकार होंगे, तो यहाँ पे ये लिखे नहीं है प्रकार, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आलोचनात्मक चिंतन, पहले ये समझ लिए आलोचनात्मक चिंतन क्या होगा। तो ये गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है ना। गुण और दोष देखे और किसी बात को स्वीकार किया, तो आलोचनात्मक चिंतन की परिभाषा बस इतनी है। चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपका चिंतन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। चिंतन के सामान्य प्रकार हैं आपके प्रत्यक्षात्मक चिंतन, एक होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन कॉन्क्रीट थिंकिंग, और एक होता है आपका प्रत्यात्मक चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एक होता है काल्पनिक चिंतन इमेजिनरी थिंकिंग, एक होता है तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग, है ना। इजी है, छोटी सी, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सीख जाओगे। चिंतन के सामान्य प्रकार है ये। जैसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो कॉन्क्रीट चिंतन है वो क्या है? जो चीजें दिखाई देती है, मैंने पहले भी समझा दी है, मूर्त चिंतन, है ना, मूर्त चिंतन, जो चीजें हमें दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना।
तो जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन पे हम चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं और उन पे सामने समस्या है और उसको हल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक प्रत्याशात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष है, सामने है, कॉन्क्रीट थिंकिंग है। ठीक है, तो ईजिली कर दोगे, इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, पहले करा चुकी हूँ मैं। अमूर्त जो चिंतन है, अमूर्त जो तर्क है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। प्रत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देखो ये ना तुम इंग्लिश में पढ़ना, कॉन्क्रीट थिंकिंग से समझ में आ जाएगा कि मूर्त चिंतन की बात कर रही है मैम, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से समझ में आ जाएगा अमूर्त चिंतन की बात हो रही है। तो प्रत्यात्मक चिंतन और ये प्रत्याशात्मक चिंतन में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है मूर्त चिंतन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है अमूर्त चिंतन, दोनों चीजें आप याद रखना। मूर्त तो होता है वो जो चीजें सामने है, उस पर काम हो रहा है, सामने चिंतन हो रहा है और खत्म किया जा रहा है। अमूर्त होता है जो चीजें दिखाई नहीं देती है उनके बारे में, है ना, तो वो आपका अमूर्त चिंतन होता है। काल्पनिक क्या है, काल्पनिक के नाम से ही आप समझ गए होंगे, इमेजिनरी थिंकिंग, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक काल्पनिक चिंतन होता है ना, काल्पनिक है बिल्कुल। तार्किक चिंतन क्या है, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, तार्किक की बात हो रही है ना, लॉजिकल थिंकिंग, तो किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। और यह चिंतन क्या है, सर्वोत्तम सतर होता है। तो ये पॉइंट्स थे आपके चिंतन थिंकिंग के बारे में, मैंने आपको बताया थिंकिंग क्या होती है, चिंतन क्या होता है। उसके बाद ये दो प्रकार के, स्वयंलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वयं में लीन स्वयंलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन के तीन प्रकार। अपसारी क्या होता है, किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर हो, है ना, तो एक ही समस्या है, एक ही बिंदु के अंतर्गत घूम रही थी। अब सारी में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे आंसर की क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो बहुत सारा सोचना पड़ रहा है ना, बहुत सारा चिंतन करना पड़ रहा है। आलोचनात्मक चिंतन, गुण दोषों को देखते हुए स्वीकार करने की बात हो रही है। और चिंतन के सामान्य प्रकार हो गए, अमूर्त, है ना, अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, इमेजिनरी, लॉजिकली थिंकिंग। तो ये आपका चिंतन का टॉपिक खत्म हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कम समय में बहुत सारी चीजें कवर कराने की। ये वीडियो आप 2 या 3 बार देख लेना, है ना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है। 2-3 बार देखोगे चीजें रट जाएंगी, वो पॉइंट्स रट जाएंगे। नोटबुक ले लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें कम याद हो रही है उनको लिख लेना और लिख के समझोगे, इजिली कर लोगे, है ना। टॉपिक 10 है आपका कल्पना। कल्पना क्या होती है, पूर्व अनुभव के आधार पर किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी जो वस्तु के बारे में सोचना कल्पना कहलाता है। चिंतन करने के लिए हमें कल्पना की आवश्यकता होती है। जो चीज सामने नहीं है, अनुपस्थित नहीं है, तो उस वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि काश ये होती, ऐसे करते, तो वो क्या है ना, कल्पना है। और वो कल्पना के लिए हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कल्पना है, कुछ नहीं है, बस उसके बारे में सोचा ऐसा हो जाए, लेकिन चिंतन तो कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना उसके बारे में। तो कल्पना करने के लिए चिंतन जरूरी है ना, और चिंतन के लिए कल्पना जरूरी है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। मैकडोगल के अनुसार क्या होता है कल्पना, इनके अनुसार कल्पना मानसिक व्यापार है जो अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन करती है, जो हमारे सामने नहीं है ना, उसके बारे में चिंतन करती है। उत्पाद कल्पना और पुनरुत्पाद कल्पना। उत्पाद प्रोडक्टिव है ना, प्रोडक्टिव हो जाएगा, पुनरुत्पाद क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन हो जाएगा। उत्पाद कल्पना क्या होती है, जब पुराने विचारों के आधार पर नया विचार तैयार किया जाता है, जो पुराने विचार है ना उनके आधार पर कुछ नया तैयार कर लिया जाए, तो आपका उत्पाद कल्पना कहलाता है। और उत्पाद कल्पना में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक रचनात्मक कल्पना, एक सृजनात्मक कल्पना, है ना, इजी है, कर लोगे, रचना क्रिएटिविटी और सृजनात्मक इजिली हो जाएंगी। और पुनरुत्पाद क्या होता है, जब एक बार नवीन निर्माण या सृजन के बाद भी नए विचारों का सृजन होता है। देखो उत्पाद कल्पना में क्या हो रहा है, जब पुराने विचारों के आधार पर नया विचार तैयार करने की बात हो रही है। और पुनः उत्पाद कल्पना में क्या है, जब एक बार नव निर्माण या सृजन के बाद भी नए निर्माण का विसर्जन किया जा रहा है ना, होने के बाद भी, तो वह पुनरुत्पाद कल्पना कहलाता है। कल्पना की विशेषताएं समझ लीजिए। मानसिक प्रक्रिया है ना, कल्पना की विशेषता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रतिमा चयन, उत्पादन विचार, है ना, प्रतिमा चयन, उत्पादन विचार, सर्जन शक्ति, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कल्पना की विशेषताएं हो जाएंगी। देखिए 11 टॉपिक है आपका मोटिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। पहले तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर समझते थे कि ये मोटिवेशन से आया है, जीन पियाजे से आया है, कोहलबर्ग से आया है। अब आपको नाम लिख कर दे दिए हैं तो आपके लिए और इजी पड़ रहा है। तो मोटिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो अभिप्रेरणा क्या है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति, यहाँ पे अभिप्रेरणा आएगा, एक ऐसी आंतरिक शक्ति है या जोश या जुनून हम कहें, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। क्या ले जाता है, मोटिवेशन। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे को जो शक्ति चाहिए, तो मोटिवेशन होगा तो वो जरूर उस चीज को प्राप्त कर लेगा, है ना। तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है और इंटरनली मोटिवेट होना चाहिए। जब तक आप इंटरनली मोटिवेट नहीं होंगे, खुद से नहीं ठानोगे कि ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके बोल दे कि बेटा आप इस चीज इसके लिए करो, नहीं। जब तक आप खुद इस चीज को नहीं समझोगे ना, क्यों जरूरी है, क्या चीज है ये, क्यों डिपेंड हूं मैं इस पे, तो जब तक आप
खुद मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप इंटरनली उस चीज़ को नहीं समझ लोगे कि ये चीज़ जो है आपके सामने, जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। तो ये आपका एक मोटिवेशन होगा। तो मोटिवेट होके ही आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हो। जब मोटिवेट हो जाते हैं, आपके वो शक्ति, आपको अंदर वो जुनून पैदा हो जाता है, तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली प्राप्त कर लेते हो, है ना। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, किसी भी चीज़ के लिए। देखो, मोटिवेशन शब्द लेटिन भाषा ये आपका यहाँ पे गलत लिखा है। मोटिवेशन शब्द लेटिन भाषा मूवेयर से, मूवेयर, हाँ ये लिखा, मूवेयर मोटम से बना है, ठीक है। तो याद रखना है, मोटिवेशन शब्द लेटिन भाषा मूवेयर और मोटम से बना है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक इंटरनली मोटिवेशन, एक आपकी होती है एक्सटर्नली मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनली मोटिवेशन क्या होती है और एक्सटर्नली मोटिवेशन क्या होती है, ये चीज़ समझिए। इंटरनली तो होती है फ्रेंड्स वो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है ना, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगर अगर उससे मतलब कोई कह रहा है कि अगर तुम गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ये होगा वो, तो वो दूसरों के कहने से बनना चाह रहा है, तो वो एक्सटर्नली मोटिवेट है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या फिर दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है, तो वो क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार दें, दंड दें, लालच दें, इस तरह के काम किए जाएं, तो एक्सटर्नली मोटिवेट किया जा रहा है उसको, ना कि इंटरनली। और जब बच्चा खुद सोचे समझे कि उसके लिए चीज़ ज़रूरी है और उसका पूरा भविष्य डिपेंड है, उसके पेरेंट्स डिपेंड है, तो वो इंटरनली मोटिवेट है। तो ये दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक किया था इब्राहिम मैस्लो ने, है ना। ये किया था 1968 से और 1970 तक, ये आपका प्रतिपादक किया था इन्होंने, इब्राहिम मैस्लो ने, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक होती है दैहिक आवश्यकता, एक होती है सुरक्षा की मांग, एक होता है आत्मीयता की अवस्था, एक होता है सम्मान की आवश्यकता, एक होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएं हैं। दैहिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, एक होती है सुरक्षा की मांग, जिसको कहते हैं हम सेफ्टी नीड। आत्मीयता की आवश्यकता, इसको बिलोंगनेस नीड्स कहते हैं। सम्मान की आवश्यकता एस्टीम नीड्स। आत्मसिद्धि सेल्फ, है ना, सेल्फ नीड्स हो जाएगी खुद के लिए। तो ये होती हैं आपकी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत, मैकडूगल ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत, अब जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया था डेविड मैकलीलैंड ने। लिख देती हूँ मैं ये नाम। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड, ये नाम ही थोड़े अजीब अजीब से होते हैं, मैकलीलैंड ने दिया था, है ना। उसके बाद आपका क्या है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था फेडरिक हर्जवर्ग ने। किसने दिया था, हर्जवर्ग ने। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, क्लियर है। उसके साथ प्रोत्साहन का सिद्धांत कर लो। प्रोत्साहन का सिद्धांत, इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है बस। तो ये प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बाउल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। किसने दिया था, कॉफमैन ने, ठीक है। एक होता है आपका प्रोत्साहन हो गया, प्रोत्साहन। एक होता है क्षेत्रीय, ये रहा लास्ट वाला, क्षेत्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था कूटलेविन ने। तो ये नाम याद रख लेना बस इनके, ये किसने दिए थे, ये हो गए आपके ये सिद्धांत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। अभिप्रेरणा चक्र, है ना, एक होता है अभिप्रेरणा चक्र। इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा चक्र में पहले किस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ी, जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ी है, फिर अंतर्नोद करोगे, सोचोगे समझोगे, है ना, अंतर्नोद करोगे, उद्वेलन करोगे, कोशिश करोगे, उस लक्ष्य को निर्दिष्ट करोगे, उपलब्धि करोगे, उपलब्धि का मतलब उसको फिर प्राप्त करोगे, है ना। उपलब्ध हो जाएगी तो फिर उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से होगा आपका, क्या क्या होगा, पहले आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, आवश्यकता दिखेगी, आवश्यकता के बाद अंतर्नोद करोगे, उस चीज़ के लिए अंतर्नोद करोगे, सोचोगे समझोगे, उद्वेलन करोगे, कोशिश करोगे, है ना, लक्ष्य निर्दिष्ट करोगे, लक्ष्य को निर्दिष्ट करोगे कि ये लक्ष्य है, तय कर लिया, इसको प्राप्त करना, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे, फिर आपकी जो उत्तेजना उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी 5 तरह का ये अभिप्रेरणा चक्र होती है। अभिप्रेरित होते हो आप
तो इस तरह से इस लक्ष्य को आप प्राप्त करते हो। तो इस तरह से आवश्यकता है किसी चीज़ के लिए, फिर मोटिवेट हो रहे हो, है ना, उस चीज़ को फिर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, लक्ष्य निर्दिष्ट कर रहे हो, फिर उसको प्राप्त भी कर लिया तो फिर उद्देलन में कमी आ गई, तो ईजिली निकाल लोगे इस चक्र को इस तरह से बना के, तो ईजिली हो जाएगा, है ना। तो ये आपके 11 टॉपिक मैंने आपको आज के इस वीडियो में करा दिए हैं फ्रेंड्स। आपके जो सीडीपी साइकोलॉजी है उसमें लगभग आपके 26 के करीब टॉपिक हैं जो आपके पूछे जाएंगे। तो आपके मैंने आज की इस वीडियो में 11 टॉपिक कराए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच जाते हैं 12-13 टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है और दूसरी वीडियो में मुझे कब तक ले आनी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छे से पढ़ें। यहाँ से आपकी सीडीपी साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने भी एस्टर का फॉर्म भरा हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, उन पर शेयर कर देना। हमारी ज़रूर बताएं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में सभी को बताएं, और सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। इसी पे आपको जो अन्य जो आपके सब्जेक्ट होते हैं कॉमन सेक्शन के अंदर, जैसे रीजनिंग हो गया, 10 नंबर का मैथ हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, हरियाणा जीके हो गई, हरियाणा जीके की वीडियो डाली हुई है बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो भी आप फॉलो ज़रूर करें। उसी के साथ आपके हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर आपको कराने वाली हूँ, सिर्फ आपके सब्जेक्ट को छोड़ के। तो ज़रूर वीडियो को वॉच करें, ठीक है। इस तरह से आपके अन्य मैराथन क्लासेस भी आएंगी, जिससे आपके 90 नंबर का पोर्शन कवर हो जाए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।